তো একটু রেসপন্স করে দেবে বিভু বা যে কেউ একটু রেসপন্স করে দেবে যদি কেউ অ্যাডমিট করতে চায়। হ্যাঁ স্যার, মানে বাইরে থেকে মেলে তখন, নাহলে তো এমনিতেই যদি যাবে। কেউ চায়, আমি তো দেখতে পাই না যখন প্রেজেন্ট করি। ইন দ্য মিন টাইম যদি কেউ আসে বাইরে থেকে আমাদের অন্য মেল আইডি থেকে যদি জয়েন করে তাহলে একটুখানি আমাকে বলো, আমি জয়েন করিয়ে দেবো। ओके, सो हम लोग जो पार्ट आज पढ़ने वाले हैं वो है एड्रेसिंग मोड। तो हमने एड्रेसिंग मोड के बारे में थोड़ा थोड़ा बोले थे, क्योंकि हमने जब इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट जो होता है उसके बारे में जब हम बोलने वाले थे और हम बोले थे कोई एक इंस्ट्रक्शंस जो फॉर्मेट होता है उसमें एक ऑपरेशंस कोड रहता है, उसमें एड्रेस रहता है और उसमें एक मोड रहता है। जो मोड एक्चुअली बोलता है कैसे कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस से, दैट मीन्स रजिस्टर से और मेमोरी से हमको ऑपरेंट लेना है। जो ऑपरेंट हम लेंगे तो कैसे एड्रेस को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मोड बोलता है। सो मोड एक इंफॉर्मेटिव चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कोई एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में। सो इसीलिए हमने ये जो मोड वाला लास्ट वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जो स्पेसिफाइज द वे द ऑपरेंड और इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमाइंड। दैट मीन्स तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो एड्रेस पार्ट दिख रहा है, ये ओरिजिनली ये भी हो सकता है जो कभी कभी ये एड्रेस डायरेक्टली ऑपरेंड का नहीं होता, हमको यहाँ पे कोई दूसरा एड्रेस रहता है और ये मोड हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे ये एड्रेस से ओरिजिनल ऑपरेंड का जो एड्रेस है उसको कैसे हम कैलकुलेट करें। सो एक्चुअल जो ऑपरेंड होता है उसका एड्रेस फाइंड करने का टेक्निक को हम बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, इफेक्टिव एड्रेस। सो ये इफेक्टिव एड्रेस हम डिफरेंट वे में हम कैलकुलेट कर सकते। दैट्स वाई मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड होगा। जो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट अप्रोच ले लेता है, जिस तरीके से हम कोई एक ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। और जो ऑप कोड है वो तो मालूम ही है, कोई एक ऑपरेशन कोड होता है बस, और कुछ नहीं। ये मेरा कोई एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है। और हम इन ये भी बोले थे जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट जब हम बोलेंगे, सो यहाँ पे एक एड्रेस, दो एड्रेस, 3 एड्रेस और कोई भी एड्रेस नहीं भी रह सकता। सो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, बट डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ये इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो साइज है, फॉर्मेट मतलब इसका जो साइज है, इसका साइज चेंज हो सकता है, बट का इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन इस तरीके से ही होगा। मोड रहेगा, ऑपकोड रहेगा और एड्रेस रहेगा। जब कोई एड्रेस डिफाइन नहीं करेगा तो एड्रेस पार्ट नाल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेरा एड्रेसिंग मोड के बारे में। जो चीज हमने बोला, जो एड्रेसिंग मोड जो चीज होता है कि कौन सा वे में हम इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड करने वाले हैं। सो मेरे पास बहुत सारा एड्रेसिंग मोड होता है, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड होता है। हम यहाँ पे जो 6 एड्रेसिंग मोड हमने यहाँ पे दिखाया है, इमीडिएट, डायरेक्ट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड एंड बेस एड्रेसिंग मोड। ये हम लोग जो कंप्यूटर से उसमें से हम यूज कर लेते, फ्रीक्वेंटली यूज कर लेते। सो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा और कुछ एड्रेसिंग मोड होता है, जब इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड जो एक्यूमुलेटर के अंदर चलता है, बट हम उसको जस्ट अपार्ट कर लेते, उसको जस्ट छोड़ लेते। उसके छोड़ने के बाद ये जो 6 हम एड्रेसिंग मोड है, ये एड्रेसिंग मोड को हम डिस्कस कर लेते। सो इसके बारे में हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट भी होगा। वेरी इजी पार्ट है ये एड्रेसिंग मोड, वेरी इजी पार्ट है। सो हम पहले चले जाते इमीडिएट मोड पे। इमीडिएट मोड क्या होता है? इमीडिएट मोड जो पहला पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा है, देखो, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। दैट मीन्स मेरे पास जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट था
इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में ऑफ कोड के अलावा और एक पोर्शंस था जिसमें हम मेरा ऑपरेंड का एड्रेस हम रखते थे और कोई इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने का कोई तरीका रहता। दैट मीन्स कोई एड्रेस में कोई मेमोरी एड्रेस और एड्रेस में कोई रजिस्टर्स एड्रेस रहता। बट तुम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट में डायरेक्टली कोई ऑपरेंड को भी रख सकते हो। डायरेक्टली जब ऑपरेंड को रखोगे तब जो एड्रेसिंग मोड को तुम यूज कर रहे हो वो है इमीडिएट मोड। दैट मीन्स इसलिए हमने ये पॉइंट को हमने हाईलाइट किया, पहला वाला पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा है, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ and immediate mode instructions has an operand field rather than an address field। जो हमने बोला, जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, यहाँ पे नॉर्मली एक एड्रेस फील्ड रहता, बट हम यहाँ पे जब डायरेक्टली ऑपरेंड रखेंगे तो अब हम बोलेंगे इमीडिएट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज यूजफुल फॉर इनिशियलाइजिंग रजिस्टर्स टू द कांस्टेंट वैल्यू। सपोज हम चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर रजिस्टर्स जो होता है सीपीयू के अंदर, बाहर से कोई डेटा लेके हम उसको असाइन करना चाहते हैं, फिक्स्ड करना चाहते हैं, कोई एक फिक्स वैल्यू से 000 से हम कोई एक वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, रिसेट करना चाहते हैं, मेरा रजिस्टर्स को हम रिसेट करना चाहते हैं, तो मेरा जो ऑपरेंड आएगा कोई तो रजिस्टर्स में नहीं रहेगा, रजिस्टर्स एड्रेस भी नहीं होगा, कोई मेमोरी का एड्रेस भी नहीं होगा, डायरेक्ट ऑपरेंड का जो वैल्यू है वो वैल्यू से हम यूज कर पाएंगे। सो एक्चुअली इमीडिएट एड्रेस इसके लिए यूज होता है, कोई एक पर्टिकुलर रजिस्टर्स को हम एक कांस्टेंट वैल्यू से जब हम इनिशियलाइज करते तब मेरा इमीडिएट जो मोड होता है, इमीडिएट मोड का जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसका इंस्ट्रक्शंस काम पे रहता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिखाया है। सपोज हमने ये मूव वाला ऑपरेशंस करेंगे, हम मूव वाला ऑपरेशंस, मेरा दो पार्ट दिखाया है R1, 0.5H। सपोज ये R1 रजिस्टर्स के अंदर हम 0.5H, दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है 0.05H, ये मेरा डायरेक्ट वैल्यू है, कोई लोकेशंस नहीं है, कोई मेमोरी का लोकेशंस नहीं है और कोई रजिस्टर्स का लोकेशन नहीं है, डायरेक्टली मेरा एक वैल्यू है। एक वैल्यू को हम मूव करेंगे, कहाँ पे मूव करेंगे, R1 रजिस्टर्स में मूव करेंगे। तो यही हमने यहाँ पे दिखाया, इंस्ट्रक्शंस कॉपीज इमीडिएट नंबर्स 05H टू R1 रजिस्टर। दैट मीन्स ये वाला जो नंबर्स है, ये नंबर्स डायरेक्टली R1 में स्टोर होगा। दैट मीन्स कोई नंबर्स को हम डायरेक्टली इनिशियलाइज करने में हम यहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन सेट में एड्रेस के बदले में हम डायरेक्टली ऑपरेंड यूज कर पाएंगे। जब हम डायरेक्टली ऑपरेंड यूज करेंगे उसके लिए जो मोड होगा इंस्ट्रक्शंस का वो होगा इमीडिएट मोड। सो ये मेरा पहला मोड है, इमीडिएट मोड, वेरी इजी एक मोड है। दूसरा वाला हम चले जाते हैं रजिस्टर मोड में, रजिस्टर्स मोड में। देखो यहाँ पे हमने एक इमेज हमने यहाँ पे दिखाया, इसको हम पहले समझेंगे। वेरी इजी एक इमेज है, इसका जो कैलकुलेशंस है वो भी वेरी इजी है। देखो इन दिस मोड the operand is stored in the registers। that means registers mode मतलब तुम समझ रहा है, ये टर्म registers mode, ये टर्म से ही तुमको पता चल रहा है जो मेरा जो ऑपरेंड होगा ये ऑपरेंड रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगा। ये रजिस्टर्स कहाँ पे होगा, रजिस्टर्स मेरा सीपीयू के अंदर होगा। सो इसलिए बोला गया इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर एंड रजिस्टर इज प्रेजेंट इन द सीपीयू। हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर सीपीयू के साथ अटैच रहता है और जो रजिस्टर्स होता है वो कैलकुलेशंस करने में, टेम्पोररी रिजल्ट निकालने में, उसको स्टोर करने में थोड़ा यूज होता है, थोड़ा मतलब बहुत यूज होता है, उसका यूटिलिटी है। द इंस्ट्रक्शन हैज द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्स वेयर द ऑपरेंड इज स्टोर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, यहाँ पे ऑफ कोड के अलावा जो एड्रेस पार्ट है, ये एड्रेस कोई एक रजिस्टर्स का एड्रेस होगा, से रजिस्टर्स एड्रेस R। ये रजिस्टर्स एड्रेस जो R है, ये रजिस्टर्स तुम्हारा कोई सीपीयू का रजिस्टर्स डिफाइन कर रहा है, उसके अंदर मेरा कोई ऑपरेंड होगा। सो ये जो मोड से, जिस मोड से इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई रजिस्टर्स का एड्रेस फाइंड होता है,
जो रजिस्टर्स में मेरा ओरिजिनल ऑपरेंड हो उस पर्टिकुलर मोड को हम बोलेंगे रजिस्टर्स मोड। सो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इज शॉर्टर इंस्ट्रक्शन एंड फास्टर इंस्ट्रक्शन फेच। ऑब्वियसली जब कोई छोटा कोई इंस्ट्रक्शंस हमको फेच करना होगा, वो इंस्ट्रक्शंस को हमको एग्जीक्यूट करना होगा, सो वो पर्टिकुलर छोटा वाला इंस्ट्रक्शंस जब हम डील करेंगे डेटा इंटरमीडिएटरी, हम कोई डेटा रजिस्टर्स में हम रखे हैं उसको उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे? एक छोटा इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या करना होगा? फेच करना होगा। वो फेच क्या होता है? फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता है? क्योंकि वो सीपीयू के साथ अटैच होता है। हाँ, मेरे पास मेरा जो कंप्यूटर्स होता है उसका जो प्रोसेसर्स होता है उसके अंदर बहुत सारा सीपीयू नहीं होता, कुछ 64 टू 128 सीपीयू रहता है मैक्स टू मैक्स। सो 128 जो रजिस्टर्स है उसको फाइंड करना कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये फास्ट में ही हो जाएगा। सो इसीलिए हम जब कोई उसमें से रजिस्टर्स में से हम जब कोई डेटा को फेच कर रहे हैं, दैट मीन्स हम जब इंस्ट्रक्शंस को फेच कर रहे हैं, फेच करने के बाद जब हम ईच एंड एवरी पार्ट को डिकोड कर रहे हैं, मेरा ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट आया, तब हम बोले कि ओके ऑपरेंड को हमको फेच करना है। रजिस्टर्स का एड्रेस देख के हम पर्टिकुलर रजिस्टर से जब हम ऑपरेंड को ले आए, तब क्या लगा? उसका पर्टिकुलर टाइम थोड़ा कम लगेगा, फेच करने का टाइम कम लगेगा। सो दैट्स व्हाई फास्टर एक्सेस टू द ऑपरेंड्स, हम लोग इजी तरीके से फास्टर वे में उसका जो ऑपरेंड्स है, रजिस्टर्स का जो ऑपरेंड्स है उसका हम एक्सेस कर सकते हैं। बस डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस मतलब मेरा नंबर्स ऑफ जो रजिस्टर्स होता है, रजिस्टर्स कम होता है, दैट मीन्स नंबर्स ऑफ जो एड्रेस होता है रजिस्टर्स का वो कम होता है, उसमें हम कम ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स जब बहुत सारा डेटा का रिक्वायरमेंट होगा तब हम वो रजिस्टर्स मोड का यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए रजिस्टर्स मोड काम करेगा और रिमेनिंग जो डेटा रहेगा वो मेरा मेमोरी में रहेगा, मेमोरी से फेच करने के बाद हमको रजिस्टर्स में ले आना पड़ता है। सो ये एक डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि मेरा जो एड्रेस स्पेस रहता है रजिस्टर्स मोड में वो थोड़ा लिमिटेड रहता है, इसीलिए ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस को हम रजिस्टर्स मोड में नहीं देने पाते, क्योंकि जो जो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, छोटा इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शंस को ही हम नॉर्मली रजिस्टर्स मोड में रख लेते हैं। रजिस्टर्स मोड में रखने का मतलब है मेरा जो ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स मेरा रजिस्टर्स में रहेगा। सो ये है रजिस्टर मोड, कुछ नहीं है। रजिस्टर इमीडिएट मोड जो बोल रहे हैं, देखो इमीडिएट मोड मतलब मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस है, ये एड्रेस नहीं रहेगा, एड्रेस के बदले में ऑपरेंड खुद रहेगा, ऑपरेंड डायरेक्ट रहेगा, कुछ एड्रेस फेच करने का जरूरी नहीं है। जब हम रजिस्टर्स मोड पे चले जाएंगे तब क्या करेंगे? ये जो पर्टिकुलर एड्रेस पार्ट है उसमें रजिस्टर्स का कोई एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस में मेरा ऑपरेंड रहेगा, उस एड्रेस में मेरा ऑपरेंड रहेगा। ठीक है, बोलो ये दोनों पार्ट में कोई डाउट है तो बोलो, ये दोनों पार्ट में कोई डाउट है तो बोलो। কতজন জয়েন করেছে? कोई डाउट नहीं तो? हेलो, कोई डाउट नहीं? ओके, वेरी इजी पार्ट है। अब हम चले जाते रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। एक्चुअली हम जब रजिस्टर्स मोड के बारे में बोल रहे हैं, ये एक्चुअली रजिस्टर बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली डायरेक्ट मोड ही होता है। डायरेक्ट मोड मतलब मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर जो एड्रेस है वो डायरेक्टली ऑपरेंड को रेफर कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ रजिस्टर्स मोड। हम इम्प्लिसिटली ये डायरेक्ट मोड के हिसाब से काम करेगा, दैट मीन्स रजिस्टर्स डायरेक्ट मोड के हिसाब से काम करेगा। बट जब हम बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड मतलब क्या है? वो डायरेक्टली ऑपरेंड को फाइंड नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली ऑपरेंड को फाइंड नहीं कर पाएगा। वो क्या है वो देखो, हमने क्या बोला है, देखो इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द रजिस्टर whose contents give us the address of the operand which is in memory. That means सपोज मेरा जो एग्जैक्ट ऑपरेंड है वो ऑपरेंड मेरा मेमोरी में है, मेमोरी में कोई पर्टिकुलर लोकेशन में है, कोई लोकेशन में है, हम ये ऑपरेंड को फेच करना चाहते हैं।
हमने क्या किया, हमने रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड टेक्निक का यूज किया है। सो मेरा जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में जो एड्रेसिंग पार्ट है, ये एड्रेसिंग पार्ट में रजिस्टर्स का कोई एड्रेस रहेगा, कोई भी एक रजिस्टर्स का, जो रजिस्टर्स के अंदर, ये सपोज रजिस्टर्स का कोई एड्रेस है, सपोज R1 हो, R2 हो, कोई भी रजिस्टर्स हो, ये रजिस्टर्स होगा। ये रजिस्टर्स का जो एड्रेस है, वो रजिस्टर्स के अंदर कुछ ऑपरेंड नहीं रहेगा, इसके अंदर ऑपरेंड डायरेक्टली नहीं रहेगा। इसके अंदर मेरा जो मेमोरी है, इस मेमोरी का कोई एड्रेस रहेगा, इस मेमोरी का कोई एड्रेस रहेगा। इस एड्रेस से हम एक्चुअली ऑपरेंड को फाइंड कर रहे हैं। दैट मीन्स थ्रू दिस टेक्निक वी आर गेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। दैट मीन्स हम कोई एक इफेक्टिव एड्रेस ले रहे हैं मेरा ऑपरेंड को। हम जब यहाँ पे रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स डायरेक्ट नहीं है, रजिस्टर्स के अंदर जो डेटा है वो मेरा ऑपरेंड नहीं है। डायरेक्ट होता तो उसमें ऑपरेंड रहता, डायरेक्ट नहीं है, दैट मीन्स रजिस्टर्स के अंदर दूसरा कोई मेमोरी का एड्रेस है, उसके अंदर ओरिजिनली ऑपरेंड होगा। इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस, ऑपरेंड का एड्रेस मेरा रजिस्टर्स के अंदर रहेगा और रजिस्टर्स का एड्रेस मेरा इंस्ट्रक्शंस के अंदर स्टोर होगा। जब कंट्रोल यूनिट ए पर्टिकुलर पोर्शंस को फेच करेगा, फेच करने के बाद जब डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन मोड देखेगा, इंस्ट्रक्शन मोड में दिखाया है उसका जो बीट है, हम बाद में वो बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस का जो फॉर्मेट है, आई मोड कितना कितना है, आई मोड क्या हो सकता है, वो हम बाद में बोलेंगे। सपोज यहाँ पे जो आई मोड सेट हुआ है उसके हिसाब से वो देखेगा ये एक रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है। सो मेरे पास जो यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, ये एड्रेस में डायरेक्टली कोई ऑपरेंट नहीं मिलेगा। हमको पहले ये रजिस्टर्स के अंदर जो एड्रेस है उसको फेच करना होगा। सो पहले रजिस्टर्स को एड्रेस में जाके उसका एड्रेस जिसमें एक्चुअली ऑपरेंड है उसको फेच करेगा। फेच करने के बाद उसका जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड फेच करके ले आएगा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद वो जो ऑपरेंड है उस ऑपरेंड के ऊपर एएलयू ने ऑफ कोड चला के वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है। सो सपोज हमने यहाँ पे दिखाया है मूव करना चाहते, मेरा मेरा एक ऑफ कोड है मूव, हम मूव करना चाहते, कहाँ किसको मूव करना चाहते, हम R2 को मूव करना चाहते। कहाँ पे देखो, वैल्यू ऑफ द R2 इज मूव टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड इन R1। दैट मीन्स हम R1 जो मेमोरी में है, R1 जो मेमोरी एड्रेस में है उसमें हम मूव करना चाहते हैं। दैट मीन्स R2 का जो डेटा है उस डेटा को हम इस मेमोरी में मूव करना चाहते हैं। दैट मीन्स R1 एक मेमोरी लोकेशन है, थर्ड ब्रैकेट में दिख रहा है, ये एक मेमोरी लोकेशन है। दैट मीन्स R1 यहाँ पे R1 एड्रेस, मतलब ये R1 दिख रहा है, ये R1 दिख रहा है, ये R1 के अंदर मेमोरी लोकेशन, R1 के अंदर मेमोरी लोकेशन, इसीलिए हम थर्ड ब्रैकेट से डिफाइन किया है। वो एक मेमोरी एड्रेस को डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स मेमोरी एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। सो हम इन जनरल सेंस से सपोज सोच लेते हैं, हम देखो हम ये और एक तरह से सोच लेते हैं। सपोज मेरे पास सपोज 1000 लोकेशन है मेमोरी का, ये इसके बाद सपोज सोच लेते 1001 लोकेशन, ये लोकेशन हम बोल रहे हैं लोकेशन, ये 1002 है, ये 1003 है, इस करके करके थोड़ी ना 1010 है सपोज। अब मेरा एक इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस में सपोज यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स दिख रहे हैं, रजिस्टर्स R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे रजिस्टर्स 3 है, यहाँ पे और कुछ रजिस्टर्स है, होने के बाद सपोज रजिस्टर्स 10 है, सपोज 10 रजिस्टर्स मेरे जो प्रोसेसर रजिस्टर्स में है। सब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस में जो एड्रेस फील्ड है, एड्रेस फील्ड में वो लोकेट कर रहा है, बोल रहा है जो मेरा जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड से R3 में है, R3 में है। तो एक्चुअली R3 में ऑपरेंड नहीं है,
R3 में क्या है, R3 में सोच लेते हैं मेरा जो लोकेशन होता है सपोज 1010, ये 1010 R3 के अंदर है, R3 के अंदर 1010 है। दैट मीन्स 1010 में मेरा एग्जैक्ट डेटा है, सपोज हमने यहाँ पे कोई एक डेटा है 50, सपोज हम 50 को एक्सेस करना चाहते, 50 के ऊपर हम कोई ऑपरेशंस करना चाहते, तो मेरा जो इंस्ट्रक्शंस रहेगा, इंस्ट्रक्शंस जब मेरा रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड का एक्सेस कर रहा है तब इंस्ट्रक्शंस मोड से R3 एक्सेस होगा। R3 मेरा एक रजिस्टर से, रजिस्टर्स के अंदर मेरा ओरिजिनल ऑपरेंड नहीं है, वो एक एड्रेस को डिफाइन कर रहा है, जो एड्रेस मेरा मेमोरी का एड्रेस है 1010, ये 1010 एड्रेस में मेरा एग्जैक्ट मेरा ऑपरेंड है, दैट इज 50 को हम फेच करेंगे। क्या करना पड़ता है, ये 50 को फेच करने के लिए मेरा ये जो 1010 है ये एड्रेस को फाइंड करना पड़ता है और कैलकुलेट करना पड़ता है। ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, 50 ऑपरेंड का 1010 मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, ये इफेक्टिव एड्रेस को हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड लगाया। इस तरीके से हम कोई रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड से ओरिजिनल ऑपरेंड को फेच कर सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, ईच एंड एवरी पार्ट में कुछ डाउट है तो बोलना। तो जैसे सीपीपी में जैसे पॉइंटर यूज करते हो वैसा ही है कुछ? हाँ वैसा ही है, वैसा ही है, तो क्योंकि एड्रेस मेरे मतलब एड्रेस पे फेच करते हैं। है एकदम। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब कोई इंस्ट्रक्शंस लेके डील कर रहे हैं, दैट मीन्स मेरा कोई जो प्रोसेस है, प्रोसेस कोई टास्क मेरा सिस्टम में चल रहा है, दैट मीन्स हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा है, हम स्टेटमेंट लिखे जब हम काम करेंगे तो बैकएंड में क्या होगा, उसका इंस्ट्रक्शंस कोड जनरेट होगा, बाइनरी फॉर्मेट में जनरेट होगा, दैट मीन्स वो इंस्ट्रक्शंस रन करेगा। जब इंस्ट्रक्शंस रन करेगा मेरा मेन मेमोरी में ही चलेगा। मेन मेमोरी का जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, हम डेटा को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी, ऑर्गेनाइज्ड वे में मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते, वो है मेरा डेटा स्ट्रक्चर। हम एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और जो डेटा स्ट्रक्चर्स का हम जब यूज करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स में लिंक लिस्ट होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स में पॉइंटर्स होता है, इस पॉइंटर्स के हिसाब से वो काम करता है। दैट मीन्स कोई एप्लीकेशंस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस से, इस पर्टिकुलर रजिस्टर्स में से इस पर्टिकुलर डेटा को फेच करेगा, डेटा को फेच करने के बाद वो मेमोरी लोकेशंस में चले जाएगा, मेमोरी लोकेशंस में से वो पहले से फाइंड करेगा वो एड्रेस कहाँ पे है, वो एड्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई सर्चिंग टेक्निक चलेगा, सर्चिंग टेक्निक चलने के बाद जब मेरा वो एड्रेस मिल जाएगा, क्या करेगा, उस एड्रेस में से सपोज हम मेमोरी को एक एरे से हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये एरे का छोटा छोटा जो पार्ट होता है ये इंडेक्स होता है। हम जब मेमोरी डील कर रहे हैं, ये छोटा छोटा पार्ट हम वार्ड बोलेंगे, एक वार्ड हम रखने के लिए, ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है ये बोलते हैं मेमोरी वार्ड। दैट मीन्स मेमोरी में बहुत सारा पार्टीशन है, दैट मीन्स बहुत सारा इंडेक्स है। हम पहले क्या करेंगे, ये एड्रेस लेके एड्रेस को हम सर्च करेंगे, हम जैसे सर्च करते हैं नॉर्मली, एड्रेस को सर्च करने के बाद जब वो एड्रेस मिल जाएगा तब उसका अंदर जो डेटा है उस डेटा को हम ले आएंगे। हम एरे से क्या लेते हैं, एरे थर्ड ब्रैकेट के अंदर मेरा वो जो लोकेशन है, दैट मीन्स ये एड्रेस हम ले लेते हैं, एड्रेस के अंदर जो डेटा आएगा डेटा फेच हो जाएगा। एक्चुअली ये जो टोटली कॉन्सेप्ट है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट है। डेटा स्ट्रक्चर्स डील करता है, मेरा एरे से डील करता है, मेरा वहाँ पे ट्री का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ग्राफ का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे लिंक लिस्ट होता है, वेरी वाइटल चीज है लिंक लिस्ट होता है। वो जो पार्ट है वो पार्ट से ही एक्चुअली काम होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होता है। एक्चुअली हम जब मेमोरी में कोई डेटा को स्टोर करेंगे, मेमोरी में कोई डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में जब स्टोर करेंगे, वो टेक्निक को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। आज जब हम मेरा हार्ड डिस्क में, मेरा सेकेंडरी स्टोरेज में अच्छी तरीके से मेरा जो डेटा है, डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे, उसको फेच करेंगे, वो बोलते हैं फाइल स्ट्रक्चर। क्योंकि हम लोग जब सेकेंडरी मेमोरी डील करेंगे तब वहाँ पे फाइल के हिसाब से डेटा रहता है, बट जब हम इसलिए हम बोलते हैं उसको फाइल स्ट्रक्चर। बट जब हम मेन मेमोरी में काम करेंगे वो उसका फाइल का कोई वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल रॉ डेटा लेके हम काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम जब डेटा को डील कर रहे हैं, डेटा लेके
उसको ऑर्गेनाइज वे में मैनेज कर रहा है, फेच कर रहा है, स्टोर कर रहा है कोई भी स्टोरेज में। सो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स का होना जरूरी है। सो बैकएंड में कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर्स चल रहा है, उसका करस्पॉन्डिंग कोई एल्गोरिथम चल रहा है, हम कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, उसका जो रखने का तरीका, उसका जो उसके से जो फेच करने का तरीका वो भी हम यूज कर रहे हैं। सो वो तो एक्चुअली पॉइंटर से ही तो स्टोर करेगा। मेरा एड्रेस लोकेशन कैसे होगा, मेरा पॉइंटर से ही होगा। इसीलिए यहाँ पे जो चीज हमने दिखाया पीपीटी में इस तरीके से काम होता है, ये एक्चुअली पॉइंटर से ही पॉइंट होता है। ओके मनीष? यस सर। ओके, सो रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड हो गया। सो हम चले जाते हैं डायरेक्ट एड्रेस मोड में। सो मैंने तीनों चीज बोल दिया, डायरेक्ट एड्रेस मोड में हम चले जाते हैं। सो ऑब्वियसली द टर्म एक्चुअली स्पेसिफाई द डायरेक्ट एड्रेस मोड, दैट मीन्स हम कोई डायरेक्ट एड्रेस को फेच कर रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एड्रेस को। बट इसमें एड्रेस कोई रजिस्टर्स का नहीं होगा, इसमें एड्रेस कोई डायरेक्ट मेमोरी का होगा। देखो यहाँ पे जब हम रजिस्टर्स मोड के बारे में बोल रहे थे, रजिस्टर्स मोड मतलब इम्प्लिसिटली हम बोले थे क्या, रजिस्टर्स डायरेक्ट मोड। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द रजिस्टर्स एड्रेस, and within this register's address, within this register there an operands exist, then operand exists in this particular registers. Because we are dealing with the registers mode, implicitly registers direct mode, but here I am dealing with the direct address mode. That's why we are actually focusing on the memory sections, not the register sections. That's why हमने ये point यहाँ पे दिया है क्या, in this mode the effective address of the operand is present in the instruction itself. That means हम जब ये इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस पार्ट रहेगा, ये एड्रेस पार्ट में मेरा ऑपरेंड जहां पे है उसका एड्रेस यहाँ पे लोकेट होगा। दैट मीन्स जहां पे हम लोग डायरेक्टली ऑपरेंड को एक्सेस कर सके, डायरेक्टली ऑपरेंड को एक्सेस कर सके। सो ये जो पार्ट है, जो ऑपरेंड है वो मेमोरी में है, कोई रजिस्टर्स में नहीं है। इसीलिए हमने बोला ये डायरेक्ट एड्रेस मोड। ऑब्वियसली सिंगल मेमोरी रेफरेंस टू एक्सेस दिस डेटा। सो ऑब्वियसली एक सिंगल मेमोरी रेफरेंस ही रहेगा जिस तरीके से, जिससे हम कोई एक ऑपरेंड को, कोई एक डेटा को हम फेच कर सकें। नो एडिशनल कैलकुलेशंस टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ऑब्वियसली कोई एडिशनल कैलकुलेशंस हमको नहीं करना पड़ता, जिससे हमको ऑपरेंड का जो इफेक्टिव एड्रेस है उसको कैलकुलेट करना पड़ता, नहीं करना पड़ता एक्चुअली, क्योंकि ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस सेक्शन है उसमें रहता है। सो डायरेक्टली हम जस्ट ये पार्ट को डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद हम क्या करेंगे, वो एड्रेस मिल जाएगा। एड्रेस मिलने के बाद मेरा जो एल्गोरिथम्स है क्या करेगा, मेमोरी में से वो एड्रेस को फाइंड करने के बाद ऑपरेंड्स को ले आएगा और उसके ऊपर एलयू ए ऑपकोड चला के काम करेगा। वेरी इजी चीज। सो हम यहाँ पे दिख रहा है कि देखो फॉर एग्जाम्पल एड R1, 4000, ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन है। एड R1, 4000, ये दिख रहा है, ये मेरा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जो R1 है एक रजिस्टर है और 4000 है एक मेमोरी एड्रेस है। दैट मीन्स 4000 मेरा ऑपरेंड नहीं है, 4000 मेरा एक एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है, मेरा एक मेमोरी का एड्रेस है, उसके अंदर कोई डेटा है, उस डेटा लेके R1 के साथ उसको ऐड करना है। सो ये 4000 के अंदर हमको डेटा मिलेगा, इस कैसे पता चल जाएगा, उसका एड्रेसिंग मोड देख के। जब ये एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेस मोड जाएगा तब को पता चल जाएगा कंट्रोल यूनिट को, जो 4000 जो मिल रहा है वो 4000 के अंदर डायरेक्टली हम ऑपरेंड मिल जाएगा। हमको कोई इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशंस करने का जरूरी नहीं है। सो 4000 के अंदर वो डेटा को फेच करके ले आएगा और R1 के साथ ऐड कर देगा। ओके, सो ये इस तरीके से हम कोई डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखा ना, इफेक्टिव एड्रेस इज द लोकेशंस वेयर द ऑपरेंड इज प्रेजेंट। एक्चुअली इफेक्टिव एड्रेस क्या है वही हमने बोला है। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, जिसमें एक्चुअली ऑपरेंड स्टोर होता है। ऑपरेंड जहां पे होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली वो एड्रेस मिल जाता है, कुछ एड्रेस में, कुछ इंस्ट्रक्शंस में वो एड्रेस डायरेक्टली नहीं मिलता, उस एड्रेस को कैलकुलेट करना पड़ता है। डिफरेंट एड्रेसिंग मोड में ये डिफरेंट टेक्निक है। जब हम डायरेक्ट मोड यूज करेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे तब डायरेक्ट मिल जाएगा, और जो दूसरा इनडायरेक्ट मोड यूज करेंगे तो हम कोई दूसरा
जो एड्रेस है उसका सहारा लेंगे और डिफरेंट और जो टेक्निक्स है, इंडेक्सिंग टेक्निक्स है, बेस रजिस्टर्स टेक्निक्स है, ये वाला जो हम देखेंगे तब देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कैलकुलेट ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। सो ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट पार्ट है, हम देख रहे हैं मेरा जो इंस्ट्रक्शंस हमने अभी यहाँ पे दिखाया था, एक ये चीज दिखाया था डायरेक्ट। मेरा एक एड्रेस है, सपोज मेरा इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेरा दिख बोल रहा है मेरा जो एड्रेस है 1010, सपोज ये एड्रेस मेरा दिख रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 1010 मतलब उसके अंदर ही मेरा ऑपरेंड है, वो ऑपरेंड को हम फेच करेंगे। वेरी इजी चीज है, वेरी इजी, ठीक है। सो ये हो गया मेरा डायरेक्ट एड्रेस मोड। ओके, चलो अब हम चले जाते इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में। सो इनडायरेक्ट एड्रेस मोड सेम चीज है, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड जो है वो भी सेम चीज है। ये बोल रहा है देखो, इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिव्स द एड्रेस where the effective address is stored in the memory. That means same मेरा एक इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेरा एक एड्रेस फील्ड है, एड्रेस फील्ड दिख रहा है, एज एड्रेस फील्ड है, बट ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेरा इनडायरेक्ट एड्रेस मोड फॉलो कर रहा है। जब पर्टिकुलर इनडायरेक्ट एड्रेस मोड है, एलयू क्या देखेगा, एलयू देखेगा मेरे पास जो एड्रेस दिख रहा है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, वो उसके अंदर वो इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, दैट मीन्स दूसरा कोई लोकेशन है जिसमें एग्जैक्ट ऑपरेंड मिलेगा। सो दैट मीन्स ये जो एड्रेस है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू कोई दूसरा एड्रेस को लोकेट कर रहा है। दूसरा एड्रेस मतलब मेरा मेमोरी का कोई दूसरा लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। हो सकता है दूसरा लोकेशन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, वो लोकेशन में से, वो लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बोलेगा क्या, यहाँ पे बोलेगा ऑपरेंड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बोलेगा ये पार्ट जो मेमोरी पार्ट है, इस पार्ट में दिखाएगा ओरिजिनली ऑपरेंड कहाँ पे है, उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, उसका एड्रेस से उसको पता चल जाएगा कहाँ पे ऑपरेंड मिलता है। ओके, सपोज हम बोल दिया, ओके ये चीज हमने एक बार करके देख लेते। सपोज हमने मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है, सपोज मेरा इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है 10, सपोज बोल रहे 1002, मेरा ये एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में दिख रहा है, मेरा ये एड्रेस दिख रहा है, ये छोड़ो, ये हटाओ, ठीक है। मेरा ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा मेमोरी का पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा रजिस्टर्स का पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा रजिस्टर्स का पार्ट है, और ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। तो मेमोरी हम यूज एज्यूम कर लेते हैं 1010 to 1010 तक हमने है, ओके। और रजिस्टर्स थोड़ा R1 to R10 है, एज्यूम कर लेते हैं। और मेरे पास जो इंस्ट्रक्शंस फेच हुआ, इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई ऑप कोड है और उसके बाद मेरा एड्रेस में 1002 दिख रहा है। हमने जो चीज यूज करने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, दिख रहा है, हमने जो चीज यूज करने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। सो हम इनडायरेक्ट एड्रेस मोड मतलब क्या है, 1002 ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, दैट मीन्स इसके अंदर मेरा ऑपरेंड नहीं है। सो 1002 उसके अंदर एग्जैक्ट ऑपरेंड जहां पे है उसका इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स 1002 के अंदर मेरा 1010 ये वैल्यू है। ये 1010 एक्चुअली क्या है, ये 1010 ऑपरेंड नहीं है, ये कोई मेमोरी का ही लोकेशन है, मेमोरी का ही कोई दूसरा लोकेशन है। सो 1010 फेच करने के बाद 1010 लोकेशंस में वो चले जाएगा, उसमें से ओरिजिनल जो डेटा है वो डेटा को फेच करेगा। सो इस तरीके से एक्चुअली इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम काम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट रजिस्टर्स मोड में हमने दिखाया रजिस्टर्स का, इसके अंदर रजिस्टर्स का एड्रेस रहेगा, उस रजिस्टर्स के अंदर क्या रहेगा,
मेमोरी का कोई लोकेशन रहेगा जिसमें ऑपरेंड रहेगा। बट हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेस मोड के हिसाब से बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई रजिस्टर्स के लेके हम डील नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, मेमोरी के अंदर कोई एग्जैक्ट लोकेशंस में दूसरा लोकेशंस का एड्रेस रहेगा, जो दूसरा लोकेशंस में मेरा ऑपरेंड रहेगा। दैट मीन्स हम डबल डायरेक्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, डबल डायरेक्ट करके मेरा जो ऑपरेंड है उसको फाइंड कर रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दैट मीन्स हम इनडायरेक्टली ये पर्टिकुलर ऑपरेंड का जो लोकेशन है लोकेशन को कैलकुलेट कर रहा है, फाइंड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ঠিক আছে, হ্যাঁ বুঝতে স্যার। পারছি কি? এটা কি বুঝতে পারছি? কোনো রেসপন্স নেই। বিভু বুঝতে পারছে, বুঝতে পারলাম, বিভু বুঝতে পারছে, বাকিরা কি কিছু বুঝতে পারছে কিনা, কোনো রেসপন্স নেই। ওকে, একটা কাজ করে আমাকে এইরকম ছবি এঁকে দেখাও তো দেখি, বলো তো দেখি কি হবে। আমি একটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি। ধর আমি বললাম অ্যাড অ্যাড R1, 1003। এর মানে কি? এর মানেটা আমাকে বলো, এর মানেটা বলো। যে কেউ একজন, রোহিত, রোহিত বলো দেখি। রোহিত, রোহিত আছে? রোহিত প্রেজেন্ট আছে? রোহিত প্রেজেন্ট আছে? রোহিত যদি প্রেজেন্ট থাকো তাহলে এর মানেটা আমাকে বলো তো, ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডে। ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডে এর মানেটা আমাকে একটু বলো। রোহিত যদি থাকো, রোহিত এইটা বলো দেখি আমাকে, এই পার্টিকুলার এই মিনিংটা আমাকে একটু বলো ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডে। সুদীপ্ত, সুদীপ্ত, সুদীপ্ত ইজ প্রেজেন্ট। সুদীপ্ত কি বুঝেছো একটু আমাকে বলো দেখি। সুদীপ্ত, এরা রেসপন্স করে না কেন? সুদীপ্ত তুমি কি প্রেজেন্ট আছো? সুদীপ্ত তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? সুদীপ্ত ইজ প্রেজেন্ট। তুমি এটা কি বুঝেছো আমাকে একটু বলো, লিখে দাও, মেসেজে লিখে দাও। যদি তোমার স্পিকারে প্রবলেম থাকে একটু মেসেজে আমাকে লিখে দাও যে অ্যাড R1, 1003 ইনডাইরেক্ট মোডে আমি কি বলতে চেয়েছি, এটা এর মানেটা কি? শুভদীপ, শুভদীপ কি প্রেজেন্ট আছো? শুভদীপ, শুভদীপ প্রেজেন্ট আছো? আর একবার একটু বলবেন। তো চুপচাপ থাকলে কি করে হবে? আমি তো জিজ্ঞাসা করছি যে বুঝতে পারছো কি বুঝতে পারছো না, চুপচাপ বসে আছে। আরেকবার বলছি, ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডটা আরেকবার বলছি। ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड माने आई एम जस्ट फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन इनडायरेक्टली। हम कोई, मेरा जो एग्जैक्ट लोकेशन है ऑपरेंड का, वो ऑपरेंड का एग्जैक्ट लोकेशन हम इनडायरेक्टली फेच करना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं फेच कर पाएंगे। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे दिख रहा है मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेरा एक एड्रेस है, जो एड्रेस कोई ऑपरेंड का एड्रेस नहीं है। दैट मीन्स ऑपरेंड का डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से सोच रहे हैं। दैट मीन्स ये एड्रेस कोई दूसरा मेमोरी लोकेशन का है, ये एड्रेस ए कोई दूसरा मेमोरी लोकेशन का है। वो दूसरा मेमोरी लोकेशन में, वो दूसरा मेमोरी लोकेशन में हम क्या करेंगे, दूसरा मेमोरी लोकेशन के मेरा
एक्चुअली ऑपरेंड रहेगा, दूसरा मेमोरी लोकेशन में मेरा एग्जैक्ट ऑपरेंड रहेगा। सो ये मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। सो इसके लिए हमने ये चीज बोला था, मेरा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तुम बोलो जे हमने जो चीज दिखाया था, कौन सा चीज दिखाया था, जब रुको, है हमने ये चीज बोले थे, जब सपोज हम ऐड करना चाहते हमने, और ओके हमने और एक सिनारियो दे देते, चलो हम एक सिनारियो दे देते, उसके बाद तुम रिजल्ट बताओगे, उसके बाद तुम रिजल्ट बताओगे। चलो सपोज मेरे पास एक डेटा है 50, यहाँ पे डेटा है 50, ओके। अब हम चाहते हैं क्या, इसका जो एड्रेस है, सपोज ये 1010, यहाँ पे एक चीज लिखना है हमने 20 ओके। नाउ हमने एक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किया है, ऐड R2 कॉमा 1001। तुम बताओ इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, ये तुम बताओ। सायन, सुदीप्तो, रोहित, ये तीनों बताओ, सायन सुदीप्तो रोहित, ये तीनों बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मेमोरी लोकेशंस है, ये सिनेरियो दे देगा तुमको एग्जाम में, ये मेमोरी है, मेमोरी में ये पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे 1001 में 1010 है, 1003 में 2020 है, और एक रजिस्टर R2 में 50 है। हमको ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। मेरा ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, बोलो कौन कौन प्रेजेंट है, सायन सुदीप्तो शुभदीप, सायन सुदीप्तो शुभदीप, आउटपुट কি আসবে বলো, সায়ন সুদীপ্ত শুভদীপ, আউটপুট লেখো, আউটপুট কি আসবে। सॉरी ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ये पे थोड़ा गलत ही हो गया, हाँ चलो ये बोलो, इस पे आउटपुट क्या आएगा, इस पे आउटपुट क्या आएगा, देखो हमने बोला ये आउटपुट, ये देखो थोड़ा मॉडिफाई किया हमने, ये वाला आउटपुट क्या आएगा। सायन, सायन कोई आउटपुट मिल रहा है सायन, সুদীপ্ত আর শুভদীপ তোমরা কি প্রেজেন্ট আছো, শুভদীপ প্রেজেন্ট আছো, শুভদীপ সায়ন একটু ভালো করে ক্যালকুলেট করো, সায়ন একটু ভালো করে ক্যালকুলেট করো, ক্যালকুলেশনটা ভুল হয়েছে সায়ন, ক্যালকুলেশনটা ভুল হয়েছে। मनीष तो तुम कुछ नहीं बोलो, क्वेश्चन है तुम कुछ नहीं बोलोगे मनीष, तुम कैलकुलेट करने के बाद रख दो तुम्हारे पास, हम पूछेंगे तब तुम बोलोगे। मेरा जो क्वेश्चन है, सपोज मेरा ये स्ट्रक्चर्स है, ये एक मेमोरी है, मेमोरी में ये उसका मेमोरी के अंदर ये डेटा है, कुछ डेटा है, ये मेमोरी का ये 1001 के अंदर कुछ डेटा है, ये 1003 के अंदर कुछ डेटा है, ये मेरा रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स के अंदर कुछ डेटा है। हम ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किया है, हमने बोला इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इसका रिजल्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इसका रिजल्ट क्या होगा। শুভদীপ কি বলছে, সায়ন সায়ন একটা অ্যানসার দিয়েছে, শুভদীপ কি বলছে, শুভদীপ, শুভদীপ কি প্রেজেন্ট আছে, শুভদীপ প্রেজেন্ট আছে, সুদীপ তো প্রেজেন্ট আছে, কিন্তু অ্যানসার কি, অ্যানসার দাও, চ্যাট বক্সে অ্যানসার দাও, ফালতু শুধু শুধু বসে থেকো না। কেন 50 + 1003 আসবে, কেন 50 + 1003 আসবে,
সায়ন বলেছে 2020 প্লাস 50, শুভদীপ মাইতি বলেছে 50 প্লাস 1003, সুদীপ্ত বলেছে। আচ্ছা শুভদীপ কি বলছে? শুভদীপ কি আউটপুট বলছে? विभू तुम्हें आउटपुट लिखे दाओ और मनीष आउटपुट लिखे दाओ। मनीष तुम्हारा जो आउटपुट है चैट बॉक्स में दे दो। विभू क्वेश्चन तुम्हारा जो आउटपुट है चैट बॉक्स में दे दो। शुभदीप क्वेश्चन तुम्हारा एक बार आउटपुट दिखाइए सर। क्वेश्चंस जो है ये मेरा मैं क्वेश्चंस है, हमने बोला है नेट चला गया ये। सर। हाँ, ये मेरा मेमोरी है, मेमोरी के अंदर ये चीज है, मेमोरी ये लोकेशन है, उसके अंदर मेरा ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, और ये मेरा रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स के अंदर ये मेरा डेटा है। हमने ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किया है, मेरा रिजल्ट क्या आएगा? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ये तुम कैलकुलेट करके बताओ। विभू ने दे दिया है, ओके। मनीष तुम दो। শুভদীপ তুমি যদি প্রেজেন্ট থাকো শুভদীপ দিয়ে দাও। শুভদীপ যা বুঝেছো তার রেসপেক্ট আউটপুট দাও। আচ্ছা রোহিত তুমি যেটা বুঝেছো, রোহিতের নেটের প্রবলেম সবসময় লেগে থাকছে। ওকে আমরা মোটামুটি ভাবে একটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি। আচ্ছা শুভদীপ মাইনাস দিয়েছিস, অ্যাড মানে কি তুমি বিয়োগ বোঝো শুভদীপ? কি অবস্থা, আমি করিয়ে যাচ্ছি। এবার তোমরা বলো তো এই অ্যান্সারটা বলো। ये चीज हम ये जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किया है, हम चाहते हैं क्या ये रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट हो, रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट हो। 50 तो प्लस इस विभू 50 प्लस 50। हाँ उसका रिजल्ट क्या आएगा? ओके विभू तुम नहीं बोलो विभू, ओके उसका रिजल्ट क्या आएगा? ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড। আরে এরকম সিনারিও দিয়ে দিবে, দিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করবে। मनीष ये वाला करो मनीष, ये सेकेंड क्वेश्चन वाला, ओपन रहने दीजिए। ये सेकेंड वाला इंस्ट्रक्शंस देखो, ये सेकेंड वाला इंस्ट्रक्शंस हमने बोला ये यस एड्रेसिंग, सर। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में करो, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, रजिस्टर्स इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग इनडायरेक्ट। मोड में। हाँ उसका रिजल्ट क्या आएगा? तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर पार्ट तक तुम्हारा ये सिनारियो है, सिनारियो है ये तक तुम्हारा सिनारियो है। শুভদীপ তোমার ওটা মাইনাস মনে হলো কেন? সায়ন বলছে 50 প্লাস 50, ওকে বিভু 50 প্লাস 50, সুদীপ্ত বলছে 50 প্লাস 1000। সুদীপ্ত, আচ্ছা সুদীপ্ত কেন তোমার মনে হচ্ছে 50 প্লাস 1000? তুমি কি মাইক অন করতে পারবে?
শুভদীপ 50 প্লাস 50 মনে হচ্ছে কেন? কোনো রেসপন্স এরা দেয় না। मनीष आउटपुट दो, मनीष आउटपुट दो। मैं से দিয়ে দিয়েছি। मनीष दी दीजिए। ओके मनीष दी दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ওকে, বাকিদের শেখার কোনো ইচ্ছা নেই আর, বুঝতে পারছি যা। ओके सो इनडायरेक्ट एड्रेस मोड हमारे कंप्लीट हो गया। इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, सो हम आप चलेंगे, दो चीज हम देखेंगे, एक है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और एक देखेंगे बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, ये पार्ट हम देखेंगे, ये अच्छी तरह से हम देखेंगे। ये पार्ट ही हम, ये जो दिख रहा है ना, ये सिनेरियो हम यहाँ पे लिख रहे थे, ये सिनेरियो सेम सिनेरियो, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? सो हम चले जाते हैं बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। सो क्या होता है, मेरे एक रजिस्टर, स्पेशल रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, उस रजिस्टर्स को हम बेस रजिस्टर्स बोलते हैं। बेस रजिस्टर्स के अंदर बेस रजिस्टर्स के पहले हम इंडेक्स एड्रेसिंग में चले जाते हैं, पहले इंडेक्स एड्रेसिंग में। सो पहले इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड देख लेते हैं, उसके बाद बेस रजिस्टर्स देखेंगे। सो इंडेक्स रजिस्टर्स जो होता है, इंडेक्स रजिस्टर्स एक स्पेशल रजिस्टर्स होता है मेरा सीपीयू के अंदर। उसमें मेरा जो मेमोरी है, मेमोरी का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स रहता है, मेमोरी का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स रहता है। क्या है देखो, सपोज ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर रजिस्टर्स है, ये एक इंडेक्स रजिस्टर्स है, दिख रहा है, ये एक इंडेक्स रजिस्टर्स और कुछ नहीं। मेरा ये मेमोरी है, मेमोरी का जो पहला वाला एड्रेस को हम स्टार्ट एड्रेस और बेस एड्रेस बोलते हैं। पहला वाला एड्रेस को स्टार्ट एड्रेस और बेस एड्रेस बोलते हैं। ये जो रजिस्टर्स है, सपोज मेरे पास ये पर्टिकुलर जो पार्ट होता है, पर्टिकुलर जो इंडेक्स होता है, ये वाला इंडेक्स है 0, ये वाला इंडेक्स है 0। सपोज हम 0 से कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये वाला इंडेक्स है 0, ये वाला इंडेक्स है 1, ये 2 3 4। और मेरा जो मेमोरी एड्रेस है, दैट मीन्स जो बेस एड्रेस है वो मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, दैट मीन्स मेमोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो मेरा बेस एड्रेस है। क्या होता है, जब ये इंस्ट्रक्शंस हमने फेच करने की जरूरत होता है, तब रजिस्टर्स में से जो रजिस्टर्स होता है, बेस रजिस्टर्स का जो एड्रेस होता है, ये रजिस्टर्स में से जाने के बाद वो इंडेक्स नंबर फाइंड करता है, कौन सा इंडेक्स फाइंड करता है। उसके बाद जो एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है, जो एड्रेस मिल रहा है, ये एड्रेस मेरा ये मेमोरी का बेस एड्रेस है। इस एड्रेस के साथ ये वाला जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स ऐड हो जाता, ऐड हो जाने के बाद मेरा रिजल्ट जो निकलता है वो एक्चुअली मेरा ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस होता है। ठीक है, पहले एक बार है হ্যাঁ আরেকবার বলবো, আমি एग्जांपल দিয়েও দেখাবো, কোনো চিন্তা নেই। क्या बोला हमने, यहाँ पे देखो, हमने एक इंस्ट्रक्शंस फेच किया है। इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऑपकोड के अलावा और दो चीज है, दो पार्ट है। दो पार्ट मतलब दो एड्रेस सेक्शन है, दो एड्रेस सेक्शन। पहला पार्ट हम रजिस्टर्स को ले रहा है, दूसरा पार्ट कोई एक एड्रेस को ले रहा है। ये जो रजिस्टर्स को ले रहा है, जो रजिस्टर्स हम बोल रहे हैं, ये रजिस्टर्स एक इंडेक्स रजिस्टर्स, एक स्पेशल रजिस्टर्स होता है मेरा सीपीयू के अंदर। इंडेक्स रजिस्टर्स एक स्पेशल रजिस्टर्स होता है, बेस रजिस्टर्स होता है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स होता है, प्रोग्राम काउंटर्स होता है, एड्रेस डेटा बफर एड्रेस होता है, एमनी डेटा बफर होता है। इस तरीके से रजिस्टर्स होता है, जहाँ पे एड्रेस रहता है, जहाँ पे डेटा रहता है। इसके हिसाब से इंडेक्स रजिस्टर्स एक स्पेशल रजिस्टर्स है। इसमें
तुम्हारा जो मेमोरी सेगमेंट है इसका इंडेक्स यहाँ पे रहता है, इसका इंडेक्स। ओके, इसका इंडेक्स मतलब क्या, सपोज हम ये जो मेमोरी पार्ट हम सोच रहे हैं, ये मेमोरी पार्ट को हम एज्यूम कर लेते हैं एक एरे है। एरे मतलब कॉन्टिगुअस हम डेटा को स्टोर कर रख पाएंगे। एक पर्टिकुलर बड़ा मेमोरी लोकेशन, उसको हम छोटा छोटा पार्ट में सेगमेंट किया है और ईच एंड एवरी सेगमेंट में हम कोई डेटा रख सकते हैं। और जो सेगमेंट में हमने डिवाइड किया है, ईच एंड एवरी सेगमेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे एक नंबर से, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। सो नॉर्मली कोई एक एड्रेस जब हम बोलेंगे, कोई एक मेमोरी के लेके जब डील करेंगे, उसका जो इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स ये वाला फर्स्ट 0th लोकेशन, दैट मीन्स ये 0th लोकेशन वाला सेगमेंट, ये फास्ट लोकेशन वाला सेगमेंट, दैट मीन इंडेक्स इज फास्ट 1, ये इंडेक्स इज सेकेंड, इस लोकेशन का इंडेक्स सेकेंड है। इस तरीके से हम इंडेक्स कैलकुलेट कर पाते। बट ये जो मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन का जो बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस मतलब मेरा स्टार्टिंग एड्रेस, ये स्टार्टिंग एड्रेस जब हम मेरा स्टार्टिंग एड्रेस कोई सेगमेंट का मिल जाएगा, तब हम इंडेक्स लेके उसका मेमोरी में कोई भी एक लोकेशन पे जा सकते हैं। सपोज तुम्हारा एक घर है, घर के अंदर बहुत सारा रूम है। रूम क्या है, नॉर्मली कॉन्टिगुअस लोकेशंस में, पासापासी जो रूम्स है उसमें, उस लोकेशंस में होता है। सपोज तुम घर में एंट्री करने का जो लोकेशंस है, वो लोकेशंस तुमको मालूम चल जाएगा, तो तुम क्या करोगे, तुम ईच एंड एवरी रूम को विजिट कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे भी जब तुम ये मेमोरी लोकेशन का बेस एड्रेस तुम्हारे पास मिल जाएगा, तब तुम इंडेक्स काउंट करके, तुम जब से 0 लोकेशन है, जब तुम 1 लोकेशन में चले जाओगे, फर्स्ट लोकेशन में, तब तुम यहाँ पे चले जाओगे। जब तुम सेकेंड लोकेशन में बोलना चाहोगे, सेकेंड इंडेक्स में जाना चाहोगे, तो तुम यहाँ पे चले जाओगे। दैट मीन्स तुम्हारा बेस एड्रेस के साथ तुम्हारा जब ये वाला इंडेक्स ऐड होगा, ऐड होके जब ये रिजल्ट फाइंड होगा, ये रिजल्ट होगा कोई एक एड्रेस, ये रिजल्ट होगा कोई एक एड्रेस, उस एड्रेस के अंदर ही तुम्हारा मेन ऑपरेंड है। सो ये जो कैलकुलेशंस है, ये जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशंस करने का जो तरीका है इंडेक्स रजिस्टर्स के साथ, ये मोड को हम बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ओके, सो हम एक बार एग्जाम्पल से ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल से ट्राई करके देख लेते हैं होता है क्या नहीं। क्या हुआ, हाँ देखो, सपोज हमने ये वाला सेक्शन दिख रहा है, मेमोरी का दिख रहा है, ईच एंड एवरी मेमोरी का दिख रहा है, राइट? ओके, सपोज हमने बोला ये जो 1000 है, ये 1000 मेरा बेस एड्रेस है, इस 1000 मेरा बेस एड्रेस, देखो ये 1000 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1000 मेरा बेस एड्रेस है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर लोकेशन को हम 0 इंडेक्स से आइडेंटिफाई करेंगे, ये 1 से, ये 2 से, ये 3 से, उसके बाद 4 से, यहाँ पे हम करते रहेंगे, करते करते हम 9 लोकेशन तक हम जा पाएंगे। दैट मीन्स मेरा जो एड्रेस है, ये एड्रेस मेरा कॉन्टिगुअस लोकेशन में है, कॉन्टिगुअस लोकेशन में, क्योंकि मेरा जो मेमोरी होता है ये एक लीनियर एरे के हिसाब से होता है, लीनियर जो एरे होता है इसके हिसाब से होता है। दैट मीन्स उसके अंदर ये एक मेमोरी वार्ड्स है, ये एक मेमोरी है, 1000 लोकेशन एक मेमोरी वार्ड्स है, 1001 लोकेशन एक मेमोरी वार्ड्स है। दैट मीन्स सब कुछ कंटिगुअस लोकेशंस में ये सब कुछ चल रहा है। अभी कंटिगुअस लोकेशंस में शॉर्ट में हम डेटा रख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे दिख पा रहे हो, हम जब बोलेंगे ये एक स्लॉट है कॉन्टिगुअस, इसका जो लोकेशन होगा, नेक्स्ट लोकेशन यही होगा, उसका नेक्स्ट लोकेशन यही होगा। दैट मीन्स ये कॉन्टिगुअस लोकेशन है, वो एरे के हिसाब से यही होता है। दैट मीन्स ये 0 1 2 3 4 5 करके 9 लोकेशन आ गया। अब हम, मेरे पास सपोज एक रजिस्टर्स है, सपोज ये R3 मेरा एज्यूम कर लेते, R3 मेरा बेस रजिस्टर्स है, सपोज R3 मेरा बेस रजिस्टर्स है, हम लिख लेते बेस रजिस्टर्स, ये पे 8 10 लेने के बाद हम लिख लेते बेस इंडेक्स रजिस्टर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स हम लिख लेते IR, इंडेक्स रजिस्टर्स। सपोज तुम्हारे पास एक इंस्ट्रक्शन हमने फेच किया है, हमने बोला ऐड करना है, हमको ऐड करना है,
ठीक है, हमको ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, सपोज हमने बोला R1 के साथ ऐड करना है, और हमने क्या दिया, हमने दिया इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स का एड्रेस दे दिया, और बोला जो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के साथ हम जो जो एड्रेस है, इसका जो एड्रेस है, दैट मींस इसका जो बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस मतलब मेरा 1000 मेरा बेस एड्रेस है, दिख रहा है, तो मेरा 1000, वो हटाओ, ये हटाओ, चलो ये हटाओ, ये 1000 हमने दे दिया, 1000। सो क्या होगा, सपोज इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स में ऑफ जो डेटा है, वो डेटा है तुम्हारा 3, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के अंदर जो डेटा है उसका वैल्यू है 3, ठीक है। तो एक्चुअली क्या आएगा, तब तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, देखो R1 का रिजल्ट तो हमको मिल जाएगा, R1 मतलब मेरा 50 है, मिल जाएगा। सो ऐड करना पड़ेगा, तो 50 हम लिखेंगे 50। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स को फेच होगा, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के अंदर क्या है, देखो छवि देखो, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो ये इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स है। सो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के पास, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स मतलब मेरा 3 है, मेरा इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स है। उसके बाद हम क्या फेच करेंगे, देखो प्लस कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, मेरा फेच होगा मेरा बेस एड्रेस, मेरा बेस एड्रेस फेच होगा, दैट मींस 1000। तो 1000 और +3, 1000 + 3 क्या होता है, सपोज 50, ये 50 है, हम प्लस कर लेते, 1000 + 3 क्या होता है, 1000 + 3 होता है 1003, दैट মানে मींस মেমোরি লোকেশনে যে ডেটা আছে ওটা নিব। एग्जैक्ट ये 1003, दैट मींस ये 1003 लोकेशन में जो डेटा है मेरा 2020। सो ये जो 1003 हमने पाया है, हमने ये एडिशंस करके पाया है, दैट मींस ये 1003 मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। इसमें जो ऐड हो रहा है ना, ये ऐड मतलब मेरा ऐड यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मेरा ऐड हो रहा है मेरा इंडेक्स रजिस्टर और उसके साथ मेरा बेस एड्रेस, दैट मींस इंडेक्स रजिस्टर से ये आ रहा है और बेस एड्रेस से ये आ रहा है, उसके बाद ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद मेरा रिजल्ट मिल रहा है 1003, दैट मींस यहाँ से जो आउटपुट जा रहा है मेरा 1003, ये 1003 मेरा इफेक्टिव एड्रेस, जो 1003 कोई मेमोरी लोकेशन है, 1003 में मेरा ऑपरेंड है। सो 1003 के अंदर मेरा ऑपरेंड है, दैट मींस मेरा जो काम आएगा क्या आएगा, 50 प्लस 1003 के अंदर कौन सा डेटा है, 1003 लोकेशन के अंदर 2020 है। सो हमने यहाँ पे 2020 किया, मेरा रिजल्ट आएगा 2070। तो ये मेरा रिजल्ट है, दैट मींस जब ये इंस्ट्रक्शंस मेरा इंडेक्स रजिस्टर्स मोड में एग्जीक्यूट करेगा, तब ये इस तरीके से फिच करने के बाद मेरा रिजल्ट जाएगा 2070। ठीक है, क्लियर? স্যার এখানে যে এমনি বলছে, এখানে যে 50 বা 2020 থাকে, এগুলো কি ডেসিমাল নাম্বার সব, না এগুলো হেক্সাডেসিমাল? এইগুলো হেক্সাডেসিমাল, সব হেক্সাডেসিমাল থাকে। না না এগুলো না, আমি ওটা তো হেক্সাডেসিমাল জানি, আমি বলছি স্যার এই যে ডেটাগুলো যেগুলো 2020 বা 50 ডেটা তোমার ইন জেনারেলি আমরা তো ডেসিমাল বাইরে থেকে কিবোর্ড থেকে ডেসিমাল ফেলি, কিন্তু ওখানে বাইনারিতে স্টোর থাকে। আচ্ছা, ওখানে সবকিছু যা স্টোর থাকবে বাইনারি, ক্যালকুলেশন হচ্ছে তো বাইনারি নাম্বার উপর তো অ্যাড চালাতে পারবে না। এই যে অ্যাডটা করবে না, ও অ্যাডটা তো এলইউ করবে, তাই তো? ও তো তুমি সকালে দেখলে না এলইউ ডিজাইনে, ও কি ডেসিমাল নাম্বারের উপর কাজ করলো, ও তো সব বাইনারি নাম্বারের উপর কাজ করলো, তো ইলেকট্রনিক সার্কিট, ও সমস্ত কিছু বাইনারিতে কনভার্ট করবে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আমি আরো একটা ডেটা দেবো, দাঁড়াও আমি দেখতে চাইছি কত জায়গা পৌঁছা, রেজাল্ট কি পায় আমি দেখতে চাইছি। सर बोलो तो ये एग्जांपल हो सकता है कि हम लोग पॉइंटर बनाते हैं एक एरे का, और जो एरे मतलब जो पॉइंटर है वो मतलब कि पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और उसके बाद इंक्रीज करते हैं पॉइंटर को। यस 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 मनीष, क्योंकि तुम ये लॉजिक जानते हो, तुम्हारा एरे का कॉन्सेप्ट है, तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, इसलिए ये चीज थोड़ा इजी लग रहा है, तुम इसके हिसाब से इसको कंपेयर कर रहे हो, राइट मनीष? ये राइट।
ओके, हम देखना चाहते हैं, चलो तो हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई। ওকে, মাল্টিপ্লাই বড় হয়ে যাবে, সাব করতে চাইছি। अब ये रिजल्ट का आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट बताओ। ये हमने थोड़ा छोटा कर देते, चलो छोटा, थोड़ा छोटा कर देते, फॉर्मेट लेके थोड़ा छोटा कर लेते क्योंकि एक विंडोज में आना चाहिए। ओ आया तो ओके, एक विंडोज में ही तो चला आया, ठीक हो। इसका आउटपुट बताओ। ये मेरा सिनेरियो है, ये मेरा मेमोरी है, मेमोरी का ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये मेरा रजिस्टर्स का पार्ट है, ये मेरा इंडेक्स रजिस्टर्स है, और मेरा ई इंस्ट्रक्शंस चलाया हमने, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में चलाया। सो हम जानना चाहते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। सर 16 তুমি माइनस বিবু বলবে না, বিবু বিবু বলবে না, বিবু বলবে না, বিবু ওয়েট করো, আমি বাকিদের থেকে দেখতে চাইছি, তুমি বলবে না आंसर दे दो। आंसर। मनीष तुम अभी नहीं बोलोगे, थोड़ा वेट कर लेना, उसके बाद बोलना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं और जो है वो क्या कर रहा है, और कोई कोई कुछ कर रहा है क्या नहीं, समझ पा रहा है क्या नहीं, नहीं भी बोल रहा है, कोई कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा है। সায়ন ক্যালকুলেট করো, সায়ন, সায়ন তাও ক্যালকুলেট করেছে, সায়ন অনেকগুলো ক্যালকুলেট করেছে, সায়ন ক্যালকুলেট করো। ओके ओके ओके, सायन ने एक आउटपुट दे दिया, वेरी गुड। सुदीप्त, शुभदीप, शाहिद, रोहित, चारजन ক্যালকুলেট करो। शुभदीप, सुदीप्त, शाहिद, रोहित, चारजन ক্যালকুলেট करो। বলবো একটু ওয়েট করো তাহলে। শাহিদ, সুদীপ্ত, সুদীপ্ত, শুভদীপ, শুভদীপ, শাহিদ, শুভদীপ দিয়ে দিয়েছে, ওকে শুভদীপ দিয়ে দিয়েছে, শাহিদ, শাহিদ দাও, শাহিদ দাও, আউটপুট দাও শাহিদ। কোশ্চেনটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা কোশ্চেন, এরকম একটা মেমোরি আমি তৈরি করে দিয়েছি, এরকম একটা রেজিস্টার্স তৈরি করে দিয়েছি, এরকম একটা ইনস্ট্রাকশনস রেজিস্টার্স রয়েছে, আর এরকম একটা আমার কাছে ইনস্ট্রাকশনস রয়েছে। আমি চাইছি যে ইন্ডেক্স রেজিস্টার্স মোডে আমার আউটপুট কি হবে, ইন্ডেক্স রেজিস্টার্স মোড যখন থাকবে তখন আউটপুট কি হবে। হ্যাঁ শাহিদ ক্যালকুলেট করো, শাহিদ ক্যালকুলেট করো। ওকে বিভু মনীষ দিয়ে দাও, বিভু মনীষ তুমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও আউটপুট।
ओके चलो हम लोग देख लेते एक बार। तो क्या आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ दिख रहा है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। हम थोड़ा फॉर्मेट को छोटा कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा स्पेस लगेगा, तो हम थोड़ा ये 16 कर लेते हैं। चलो सो सब कुछ दिख रहा है। ओके सो मेरा इंस्ट्रक्शंस है, सब्सट्रैक्शंस इंस्ट्रक्शंस है, सब्सट्रैक्शंस इंस्ट्रक्शंस है। दैट मीन्स मेरा ये इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली बोल रहा है क्या, हमको साफ करना है R3 के अंदर। दैट मीन्स मेरा जो रिजल्ट है R3, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। कौन सा डेटा को, R3 माइनस जो डेटा कैलकुलेट होके आएगा, इसमें जो डेटा कैलकुलेट होके आएगा। सो ये डेटा, ये एक ऑपरेंड है, कोई भी एक ऑपरेंड, सपोज हम लिख लेते ओपी लिख लेते, दैट मीन्स ऑपरेंड, कोई भी ऑपरेंड ए आएगा। दैट मीन्स वो ऑपरेंड हम कहां से मिलेंगे, उसके लिए हमको ये चीज करना होगा। इस ऑपरेंड को फाइंड करने के लिए हमको ये चीज करना होगा। सो ये चीज हम कैसे करेंगे, सो हमको जो यूज करना है वो है इंडेक्स रजिस्टर्स मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। सो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हमारे पास एक इंडेक्स रजिस्टर्स रहेगा, उसका वैल्यू है 2। सो मेरा जो रिजल्ट आएगा, आप 3 पहले R3 देखो, R3 के अंदर 60 है। देखो R3 के अंदर क्या है, R3 के अंदर 60 है। सो 60, सो कैलकुलेट करके क्या आएगा 60। उसके बाद माइनस, क्योंकि R3 माइनस है, दैट मीन्स 60 माइनस। उसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले क्या है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स। अब देखो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स में क्या है, 2 है और मेरा 1000 बेस एड्रेस है। 1000 मतलब ये 1000 मेरा बेस एड्रेस है। सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 2 प्लस 1000 ये कैलकुलेट होगा। तो ये मेरा एक मेमोरी लोकेशंस कैलकुलेट होगा। एक्चुअली ये एक मेमोरी लोकेशंस कैलकुलेट होगा, इसलिए हम थर्ड ब्रैकेट में रख लेते, ये एक मेमोरी लोकेशंस कैलकुलेट होगा। सो एक्चुअली जो कैलकुलेट होगा क्या होगा, 60 प्लस 1002 ये कैलकुलेट होगा। सॉरी प्लस नहीं, माइनस 60 माइनस 1002, क्योंकि 1000 प्लस 2 क्या होता है, 1002 होता है। आप देखेंगे जो 1002 है ये मेरा कोई एक एड्रेस है। देखो 1002 मेरा कोई एक एड्रेस है। सो 1002 में से उसके अंदर कुछ डेटा है क्या है, उसके अंदर डेटा है 1070। उस डेटा को फेच करना है। दैट मीन्स 60 माइनस 1070, ये मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, यही की दे दिया तुमने विभू, यही की दिया तुमने विभू और मनीष। ये मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम इंडेक्स रजिस्टर्स को, हाँ तो अगर मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा नहीं हुआ तो बोलो विभू। না আমি আপনি ওখানে যে 100 এর পরে 1002 লিখেছিলেন, ওটা না দিলেও চলতো, কারণ এখানে তো 2 প্লাস 1002 1002 এমনি হয়ে যাচ্ছে, কারণ এটা আছে মানে এখানে যে স্যার 100 এর এগেইনস্টে একটা 1002 এটা অ্যাড্রেস দিয়েছেন, তো ওই অ্যাড্রেসটা না চলবে। হ্যাঁ আমি ক্যালকুলেশনটা দেখিয়েছি, হাজারের সঙ্গে ইন্ডেক্স মানে আইআরটা যোগ হচ্ছে, এটা আমি দেখিয়েছি এখানে, ওই জন্য 1002 দিয়েছি। আমি যোগটাকে দেখিয়েছি তোমাদেরকে, মানে এটা কি কোনো ভুল আছে বিভু? না না ভুল না, আমি আলাদা আমি বলছি ওখানে যে একটা দিয়েছিলেন না, ওই উপরে যেটা লিখেছে ওটা না দিলেও চলবে বলছি। উপরে কোনটা, এইটা 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 তাই তো? এইগুলো আমি ইচ্ছাকৃত দিয়েছি, এগুলো এক একটা ডেটা, বা এগুলো এক একটা তোমার, তুমি যে শুধু একটা ইনস্ট্রাকশন চলবে তা তো নয়, আরো অনেক ইনস্ট্রাকশন চলবে, তারও তো ডেটা তোমার এখানে ফিল আপ থাকবে। বুঝতে পেরেছো? ওগুলো ডেটা জন্য দিয়েছেন তো না, একটা কনফিউশন হয় স্যার, অনেক সময় ইনডাইরেক্ট এর জন্য আপনি অ্যাড্রেস না ডেটা দিয়েছেন, একটা কনফিউশন হতে পারে। ও হয়তো তুমি ভাবছো যে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে তোমার বাইনারি থাকলে ভালো হতো, তাই তো? না সেটা দরকার নেই, আমি যখনই বলে দিচ্ছি না এখানে ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড, তখন তোমাকে বুঝতে হবে যে
ইন্ডেক্স রেজিস্টার্স মোড, তখনই তোমাকে বুঝতে হবে এখান থেকে যোগ করার পর যে রেজাল্টটা পাবো তার ভেতরেই আমার অপারেন্ড থাকবে, সেটা কোনো অ্যাড্রেস নয়। হ্যাঁ বুঝলে? এইরকম তোমাকে কনফিউজিং ডেটা দেবে তো, কেননা 1003 তো তোমার ডেটা হতে পারে, হ্যাঁ তাই তো? কনফিউজিং দেবে তোমাকে, এরকম ভাবে কনফিউজিং দেবে, তুমি ধরতে পারবে না কি থাকবে। তোমাকে এই ক্যালকুলেশন থেকে ও যে মোড বলবে সেই মোড থেকে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে এই মোডটা থেকে বলছে মানে এর বেশি আমি কিছু করতে পারবো না, এই মোডের রেসপেক্টই আমায় কাজ করে ডেটা ফেচ করতে হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ওকে। मनीष, मनीष আর কিছু বলছো? मनीष, मनीष सर तुम अगर कुछ बोल रहे हो? लोकेशन में अगर डेटा नहीं होगा तो? लोकेशन में तो डेटा नहीं होगा तो सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा। लोकेशन में डेटा है इसीलिए ही तो ये इंस्ट्रक्शंस फेच हो रहा है मनीष। ये तुम तो एग्जाम में दे दिया तो? एग्जाम में दे देगा तो इंस्ट्रक्शंस कुछ क्या करेगा, क्या कर सकते हो? गार्बेज, कोई गार्बेज कैलकुलेट करेगा, कोई गार्बेज कैलकुलेट करेगा। सपोज कोई मेमोरी रेफरेंस को तुम तुल रहे हो, उसमें कोई एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन नहीं है, कोई गार्बेज वैल्यू है, तो क्या आएगा? मेरा सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, अच्छी तरीके से नहीं आएगा। सो तुम बोल सकते हो जे ये रेफर्ड नहीं है, तुम एग्जाम में तुम आंसर दे सकते हो क्या इसमें मेमोरी रेफर्ड नहीं है, प्रॉपर मैनर में रेफर्ड नहीं है। सर गार्बेज वैल्यू देकर फिर लिख सकते हैं ना? गार्बेज वैल्यू तुमको, तो ये गार्बेज वैल्यू नॉर्मली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से होता है। एक्चुअली क्या है गार्बेज वैल्यू, मतलब क्या है, तुम्हारा कोई इंस्ट्रक्शंस, पहले कोई इंस्ट्रक्शंस यूज हुआ है, उसका कुछ डेटा अभी रह गया है, उसमें उस मेमोरी में रह गया है, अभी वो फ्लश नहीं हुआ, दूसरा कोई इंस्ट्रक्शंस चले आए और उसका जो मेमोरी रेफरेंस है वो थोड़ा गलत हो गया, तब क्या होगा, वो डेटा को ही वो फेच करेगा, तुम्हारा रिजल्ट गलत आएगा। और वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो डेटा पहला डेटा के बदले में और कोई दूसरा डेटा रह सकता है जो कोई एक मेमोरी रेफरेंस को रेफर कर रहा है। जब तुम ऐड कर रहे हो एक्चुअली वो रेफरेंस नहीं आ रहा है, तब क्या आएगा, तुम्हारा सेगमेंटेशन फॉल आएगा, मेमोरी रेफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए सेगमेंटेशन फॉल आएगा, वो इंस्ट्रक्शंस काम ही नहीं करेगा। इसलिए दिख रहा है ना, जब तुम कोई प्रोग्राम चलाते हो, सी प्रोग्राम चलाते हो, क्या होता है, कुछ अच्छी तरह से कैसे लॉजिकली कोई एरर आ गया तो कुछ कुछ टाइम दिखाता है ना सेगमेंटेशन फॉल्ट, मनीष दिखाता है ना। यस सर, यस सर, यस सर। वो सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों है? वो सेगमेंटेशन फॉल्ट है, वो मेमोरी अच्छी तरीके से लोकेट नहीं हुआ है, तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर गलती है, दैट मींस तुमने जो स्टेटमेंट लिखा है प्रोग्राम के अंदर वो स्टेटमेंट में गलती था, क्योंकि कंप्यूटर तो गलती नहीं करेगा, तुम जो स्टेटमेंट लिखोगे उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को कोड करेगा। दैट मींस तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस में कोई प्रॉब्लम था, तुम्हारा स्टेटमेंट का लॉजिक में कोई प्रॉब्लम था, इसीलिए उस तरीके का कोई इंस्ट्रक्शंस आ गया है। सो दैट्स व्हाई जब वो इंस्ट्रक्शन चल रहा है कभी कोई टाइम में वो फॉल्ट हो रहा है, फॉल्टी आ रहा है, बाउंस कर रहा है, दैट मींस सेगमेंटेशन फॉल्ट है, इसीलिए ये रिजल्ट दिखाता है सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट मतलब मेरा मेमोरी रिलोकेट नहीं हुआ, अच्छी तरह से मेमोरी जो हम बोल रहे हैं वो मेमोरी में कुछ डेटा ही नहीं है और मेमोरी को ट्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट, ये होता है। ठीक है मनीष, और बोलो। ओके, आज हम ये तक ही रख लेते, और एक दो रजिस्टर और एक दो है, हम एक दो नेक्स्ट वीक में करेंगे। सो अभी तक जो हमने किया है उसमें से ओनली जो ये इंडेक्स रजिस्टर्स वाला पार्ट है, इंडेक्स रजिस्टर्स वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है ओनली, और जो रिमेनिंग हमने 4-5 जो रजिस्टर्स मोड बताया है वो वेरी इजी है, सिंपल है। एग्जाम में ये से ही पड़ेगा, इंडेक्स रजिस्टर मोड, बेस रजिस्टर्स मोड से कुछ तुमको एग्जाम में आएगा। मेनली जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम होता है उसमें इस तरीके से ही आता है, तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है, एक केस स्टडी दे देगा, बोलेगा कोई ओके, उसके बाद तुम उसका कैलकुलेट करो, इसका रिजल्ट क्या है, हम जब बोल रहे हैं इसके हिसाब से बोलेगा। और कोई तरीके तो हम बोलते हैं ओके वो इनडायरेक्ट एड्रेस में इस तरीके से होता है और इनडायरेक्ट रजिस्टर्स में हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, तुमको इंस्ट्रक्शंस दे देगा, बोलेगा रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव में ये दे सकते हैं रिजल्ट क्या है, चारों पार्ट है, चारों पार्ट में से चारों चॉइस है, जो कोई एक चॉइस को तुम टिक मारो, इस तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए हमने
ये चीज समझने के ये चीज हमने समझा, उसके पैरेलली हमने डिफरेंट प्रॉब्लम लेके डील करना चाहते थे। ओके, हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिया, सो देखो तुम कर पा रहे हो कि नहीं, बट मैक्सिमम रिस्पॉन्स गलत आ रहा है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स गलत आ रहा है क्योंकि समझ नहीं पा रहा है वो लोग, और वो लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। तो जब ये प्रॉब्लम आएगा, तुम गलती से गलत करोगे, नंबर डिडक्ट हो जाएगा, ये 2-3 नंबर करके रहेगा तो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। हाँ मनीष, बोलो मनीष। सर हीप क्या होता है सर? हीप हीप होते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर। हीप होता है एक डेटा स्ट्रक्चर। एक्चुअली हीप एक बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी ट्री एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री को हम हीप बोलते हैं। उसमें 2 एट्रीब्यूट्स है, दैट मीन्स 2 प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एक प्रॉपर्टीज है उसको बाइनरी ट्री होना है, बाइनरी ट्री से और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। दूसरा होता है उसका जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में रहता है। प्रॉपर ऑर्डर मतलब क्या है? प्रॉपर ऑर्डर्स को जो हिसाब करेंगे तब हम 2 चीज देखेंगे, एक आएगा मेरा मैक्स हीप और एक आएगा मेरा मीन हीप। मैक्स हीप मतलब क्या है? मेरा जो पेरेंट होगा, क्योंकि ट्री है तो जब पेरेंट होगा, पेरेंट का वैल्यू चाइल्ड से ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तब वो होगा मैक्स हीप। और जब मीन हीप होगा, उस पेरेंट का वैल्यू ऑलवेज उसका चाइल्ड से छोटा होगा, ये होगा मीन हीप। सो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब हीप यूज करते, कोई डायनामिकली हम मेमोरी एलोकेट करने में हम हीप यूज करते डायनामिकली। कोई चीज हम डायनामिकली, सपोज हम मैलॉक कर लेते, कैलॉक कर लेते, कोई डायनामिकली हम जब मेमोरी को एलोकेट करना चाहते, तब मेरा सिस्टम में जो मेमोरी सेक्शंस रहता है, वहां पे हीप मेमोरी का एक पोर्शन रहता है, लॉजिकल पोर्शन, वो कोई फिजिकल पोर्शन नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो मेमोरी पोर्शन रहेगा, ये हीप डेटा स्ट्रक्चर ये चीज मेंटेन करेगा। कोई डायनामिक चीज आए तो वो हीप जो डेटा स्ट्रक्चर से बाइनरी ट्री का जो पार्ट है, उसके साथ जो ऑर्डरिंग पार्ट है, उस टेक्निक से वो हीप डेटा को स्टोर करेगा और डेटा को रिट्रीव करेगा। सो नॉर्मली हम लोग जब प्रायोरिटी क्यू करते, प्रायोरिटी क्यू, हम लोग क्यू जानते हो कि क्यू मतलब क्या है? एक लाइन होता है, जो पहला आएगा उसका काम पहला होगा, जो लास्ट आएगा उसका काम लास्ट में आएगा। बट ये चीज हम जब प्रायोरिटी क्यू में ले लेते, प्रायोरिटी क्यू मतलब हम एक क्यू ले लिया, उसके अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट का एक प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी हिसाब से वो काम होता है, वो फास्ट कम फास्ट सर्व ऑलवेज नहीं होता। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है उसका प्रायोरिटी का पार्ट पहले एग्जीक्यूट होता है। सपोज तुम्हारा सिस्टम में बहुत सारा प्रोसेस चलता है, कोई प्रोसेस का प्रायोरिटी जब ज्यादा होगा, वो प्रोसेस पहले चल जाता, वो लास्ट में एंटर किया और मिडिल में एंटर किया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका प्रायोरिटी बेसी है, उसका वो नहीं चलेगा तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, इसीलिए वो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तब वो पार्ट पहले चलता है। उसके बाद जो उसके लिए लेस प्रायोरिटी का प्रोसेस है, टास्क है, वो उसके बाद चलता है। वो ये जो कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, कौन सा प्रोसेस उसके बाद चलेगा, इसके लिए प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस के ऊपर एक प्रायोरिटी सेट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो एक प्रायोरिटी क्यू के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि ईच एंड एवरी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए मेरे जो सिस्टम है उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, पीसीबी। पीसीबी के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, प्रोसेस का आईडी रहता है, उसका पेरेंट प्रोसेस आईडी रहता है, वो कहाँ से फॉर्क किया है रहता है, उसका कोई थ्रेड है क्या रहता है, उसको कौन सा रिसोर्स यूज कर रहा है रहता है, वो कोई शेड्यूलिंग टेक्निक यूज कर रहा है क्या, वो सब कुछ वहाँ पे रहता है। सो उसका जो आइडेंटिटी, उसका जो इंस्टेंस एक्चुअली हमारा वो प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टोर होता है। बट तुम जो प्रोसेस जब दे रहे हो तो डायनामिक आ रहा है, आप कोई प्रोसेस आ रहा है, तुम कोई प्रोसेस डायनामिकली क्रिएट किए हो, नया कोई प्रोसेस मेमोरी में इंट्रोड्यूस किया, दैट मीन्स क्या है, वो डायनामिकली इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो डायनामिकली उसको ट्रेस करने के लिए हम लोगों को प्रायोरिटी क्यू का जरूरत होता है, और वो प्रायोरिटी क्यू हम हीप से क्रिएट करते हैं, और हीप हम मेरा हीप मेमोरी में स्टोर होता है।
सो ये है मेरा हीप का फंडा। सर जो हम लोग का सिलेबस में मेमोरी स्टैक है और एक बार बोलो, हीप के बीच में मेमोरी कोई स्टैक है। हाँ, मेमोरी स्टैक बोलो और बोलो। हीप के बीच में कोई रिलेशन या डिफरेंस है क्या? ऑब्वियसली, एक्चुअली हम जब डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचेंगे, एक हीप नॉर्मली एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हम सीक्वेंशियली उसको एक्सेस नहीं करते, और कोई एक पर्टिकुलर नोड्स हम जब बोलेंगे, जब हम डेटा बोलेंगे, उसका कोई प्रीडिसेसर और सक्सेसर होगा। दैट मीन्स ऑब्वियसली कोई प्रीडिसेसर एक हो सकता है, उसका सक्सेसर ज्यादा हो सकता है। दैट मीन्स एक पेरेंट का बहुत सारा चाइल्ड हो सकता है। दैट मीन्स उसको हम सीक्वेंशियल मैनर में नहीं एक्सेस कर रहे हैं। बट जब हम स्टैक को सोचेंगे, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। दैट मीन्स वो हम कोई डेटा को हम लीनियरली एक्सेस करेंगे। सब मेरे पास जब कोई इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, ये वाला जब हम सेक्शंस रखेंगे, ऑटोमेटिक जो वेरिएबल्स रहता है, ये एक्चुअली मेरा स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और जब हम डायनामिकली कोई चीज को मेमोरी एलोकेट करेंगे, वो एक्चुअली मेरा स्टोर होता है हीप के अंदर। ओके सर, ठीक है, चलो ठीक है, हम नेक्स्ट वीक में। हाँ सर सेल्स स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन था मेरे को। सेल्स स्क्रिप्ट ओके, तो बोलो। बोल रहा कि तो ये चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं क्या सेल्स स्क्रिप्ट से? चेंज डायरेक्टरी, हाँ सीडी नहीं कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, क्यों नहीं हो रहा है? सर मतलब सर अगर कर रहे हैं तो फिर मतलब वही डायरेक्टरी में आ जा रहा है, मतलब वो तो करंट सेल पे चल रहा है, मतलब टेम्पररी, उसके बाद फिर जो मेन सेल पे आ जा रहा है। तुम्हारा स्क्रिप्ट या के क्या होगा, तुम जब एक स्क्रिप्टिंग चलाओगे, उसके अंदर जब सीडी स्पेस डायरेक्टरी नाम करोगे, तो इंटरनली वो डायरेक्टरी चेंज हो रहा है। बट तुम्हारा जीयूआई इंटरफेस में तुम जो डायरेक्टरी में अभी हो, उसमें दिखा रहा है। तुम ये सेल स्क्रिप्ट से ये काम कर सकते हो, चेंज डायरेक्टरी करने के बाद उसके अंदर तुम फाइल और फोल्डर्स तुम तो तैयार कर सकते हो। उसके बाद सेल स्क्रिप्ट चलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तुम जब मैनुअली डायरेक्टरी चेंज करोगे, देखोगे उसके अंदर फाइल्स क्रिएट हुआ है, उसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है। ये सर ये तो कर सकते हो, लेकिन जीयूआई पे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम एक सेल स्क्रिप्ट चला रहे हो इस लोकेशन से, वो जो सेल स्क्रिप्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस चलेगा, वो इम्प्लिसिटली चलेगा, इंटरनली चलेगा। वो बाहर में कुछ नहीं दिखाएगा, बाहर में तुम जो लोकेशंस में वो दिखाएगा, बट इंटरनली काम करेगा। मेरा सेल स्क्रिप्ट का काज है ऑटोमेटेड करना। ऑटोमेटेड मतलब ये काज ऑटोमेटिक होने के बाद फिर से तुम्हारा पहला लोकेशन में चले जाएगा। तो इसीलिए तुम जब सीडी कर रहे हो, चेंज हो रहा है, बट चेंज तुमको नहीं दिख पा रहा, क्योंकि तुम जब सेल स्क्रिप्ट ऑफ कर रहे हो, सेल स्क्रिप्ट जब टर्मिनेट हो रहा है, तुम पहले सिचुएशन, पहले पोजीशंस में चल रहे हो, पहले पोजीशंस में रह रहे हो, और कुछ नहीं। वो जो काम कर रहा है, वो बैकएंड में वो काम कर रहा है, और कुछ नहीं। स्क्रिप्टिंग करना मतलब कोई ऑटोमेटेड काम करना, बैकएंड में वो काम करेगा, बैकएंड में वो काम होगा। उसका फ्रंट एंड में कुछ नहीं दिखाएगा, फ्रंट एंड में कुछ नहीं, बट उसका रिजल्ट इफेक्ट दिखाएगा, उसका रिजल्ट इफेक्ट दिखाएगा। रिजल्ट मतलब तुम सीडी करने के बाद जो काम किया, उसका रिजल्ट दिखाएगा। सर क्लास क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बोलो। इम्प्लिसिट कॉल और एक्सप्लिसिट कॉल क्या होता है सर? इम्प्लिसिट कॉल मतलब है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिसको कॉल करने का जरूरी नहीं है। और जो जो चीज को कॉल करना पड़ता है मैन्युअली, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉल करते हैं और एक्सप्लिसिट कॉल बोलते हैं। तुमने C++ किए हो, C++ और जावा? यस सर। देखो, जब तुम एक जावा और C++ में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जब तुम कोई